हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी बीए। ये हमारा 6 चैप्टर शुरू हो चुका था और हम पढ़ रहे थे इसमें मार्गदर्शन। यानी मार्गदर्शन क्या होता है, डायरेक्शन देना, समझाना, लोगों को बताना, वो मार्गदर्शन होता है। उसके हमने ये सब पॉइंट्स पढ़े थे, यानी लक्षण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उनके लक्षण और महत्व पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्गदर्शन के तत्व, यानी क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मार्गदर्शन के तत्व, इनको 4 भागों में बांटा गया है: निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें निरीक्षण। निरीक्षण यानी सुपरविजन, यानी देखना, देख रेख करना। सुपरविजन किसे कहते हैं? जो देखने का काम करता है, संभालता है। श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। जो व्यक्ति, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उन मजदूरों का निरीक्षण किया जाता है। यानी उनकी देखभाल की जाती है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभार पर निर्भर करता है। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभारों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो निरीक्षक होता है, वो जो देखभाल करता है, देखरेख करता है, उसका काम क्या होता है? जो कर्मचारी जो आंतरिक काम करते हैं, यानी कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करें, वो उनके बारे में, यानी उनको देखने का काम होता है। निरीक्षक का कार्य संचालन के निम्न स्तर पर अधिक होता है। यानी जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वो कौन रखता है? संचालक। श्रमिक और फोरमैन के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो करता है, उसे निरीक्षक कहते हैं। निरीक्षक किसे कहते हैं? जो श्रमिक पे और फोरमैन यानी जो मजदूर लोग हैं, उनके ऊपर जो ध्यान रखा जाता है, देख रेख की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, उन्हें निरीक्षक कहते हैं। निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहते हैं। श्रमिक और फोरमैन के कार्य संबंधी दायित्व निरीक्षक का होता है। यह संचालन के मध्य स्तर को और श्रमिकों के बीच चाबी स्वरूप का स्थान रखता है। चाबी स्वरूप का क्यों बोला इसे? क्योंकि इन दोनों के बीच में ध्यान रखने का, देखरेख करने का काम निरीक्षण का ही होता है। निरीक्षण अर्थात अधीनस्थ। अधीनस्थ किसे कहते हैं? यानी जो निरीक्षक के अधीन में रह करके काम करता है, उनके साथ में श्रमिक जो वर्ग होता है, उनको सौंपे गए कार्यों को, उनको दी गई सूचना और आदेश के अनुसार उचित रूप से अमल कर रहे हैं या नहीं, इसका विश्वास प्राप्त करना होता है। उनका काम क्या होता है? जो उनके अधीन रह करके, जो उनके अधीन कौन रहते हैं? श्रमिक मजदूर जो रहते हैं, उन्हें जो काम दिया गया है, वो उस काम को सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्यों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का महत्तम उपयोग संभव हो, इसका भी विश्वास प्राप्त करना होता है। अब अर्थ कि ये निरीक्षक किसे कहते हैं? सरल अर्थ में कहा जाए कि श्रमिकों की देखरेख करने वाले को निरीक्षक कहते हैं। यानी वो कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर है R.C. डेविस क्या कहते हैं? वो अर्थशास्त्री है, वो अपने अपने विचार जो रखते हैं। अर्थशास्त्री R.C. डेविस के अनुसार निरीक्षक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा योजना और सूचनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है, इसका विश्वास प्राप्त करना होता है। ये क्या कहते हैं? R.C. डेविस ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई गई थी और जो उन्हें सूचना दी गई है, अब वो श्रमिक उस सूचनाओं के अनुसार और योजना के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, ये विश्वास प्राप्त करने का कार्य निरीक्षण का होता है और वो ही निरीक्षण कहलाता है। अब निरीक्षक के कार्य क्या क्या होते हैं? निरीक्षक का पहला कार्य है कार्यों का आयोजन करना और कार्य में आते अवरोधों को दूर करना। यानी जो कार्य श्रमिकों के द्वारा करवाया जाए, उनका आयोजन करने का कार्य निरीक्षक का होता है और उन आयोजन करने में जो कार्य में एक रुकावट आ रही है, उन्हें भी दूर करने का काम निरीक्षक का ही होता है। कार्य समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश देना। निरीक्षक का काम क्या है कि समय पर जो भी उन्हें काम दिया गया है, वो समय पर पूरा करने की कोशिश करें। यह उन्हें मार्ग दिया जाता है, यह उन्हें समझाया जाता है और आदेश भी दिए जाते हैं।
तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों के कार्यों को लगातार देख रेख करना, यानी जो भी कर्मचारियों को जो काम दिए गए हैं लगातार उनको देख रेख करने का काम भी निरीक्षक का होता है, जिससे समय और श्रम की बचत हो सके, यानी मेहनत भी कम लगे और समय भी कम लगे। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को समग्र इकाई की उत्पादकता के उद्देश्यों के साथ जोड़ने का कार्य निरीक्षक करता है, यानी जो भी कर्मचारी को जो भी उद्देश्य है, अब उद्देश्य क्या होता है, इकाई को यही उद्देश्य है कि उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो, और यह कार्य किस प्रकार से किया जाता है उसका निरीक्षण निरीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, यानी कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी कार्य क्षमता में किस प्रकार से वृद्धि हो, इसके लिए अभिप्रेरणा प्रोत्साहन, यानी उन्हें बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम ये काम कर सकते हो, या जैसे उनकी थकान मिटाने के लिए चाय वगैरह पिलाए, थोड़ा मस्ती मजाक करे, तो उनको प्रोत्साहित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। 6 पॉइंट है कर्मचारियों में समूह भावना बनाए रखना, अगर मिलकर के हम कहीं पे काम करते हैं तो काम अच्छा होता है, इसी प्रकार से निरीक्षक का कार्य भी क्या होता है कि जो कर्मचारी है उन्हें समूह में रहे, यानी मिलकर के काम करें। 7 पॉइंट है सूचना संचार शीघ्र करने का कार्य करता है, सूचना संचार के द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें बार बार बताया जाता है जिससे कि वो काम जल्दी से सही समय पर कर सके। 8वां पॉइंट है इकाई में आने वाली नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के विषय में मार्गदर्शन देना। अब जो कंपनी है, इकाई है, जिसमें व्यवसायिक इकाई में नई नई टेक्नोलॉजी अब जो भी चलती है उन सब की जानकारी, यानी उसे कैसे उपयोग में लेनी है, किस प्रकार से नहीं लेनी है, ये सब की जानकारी भी निरीक्षक के द्वारा ही दी जाती है, जिससे और उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। 9 पॉइंट है कर्मचारियों में अनुशासन की भावना, अनुशासन से अगर नियम से व्यक्ति काम करता है तो काम अच्छा होता है, इसीलिए व्यक्तियों को यानी कर्मचारियों को अनुशासन की भावना, यानी अनुशासन बनाकर काम करना, काम के वक्त काम, मजाक के टाइम मजाक, मस्ती के टाइम मस्ती, इस प्रकार से अनुशासन बनाए रखने का कार्य, संभालने का कार्य भी निरीक्षक का ही होता है। 10वां पॉइंट है निरीक्षक नियंत्रण नहीं कराता परंतु देखभाल करता है, निरीक्षण का काम क्या है, उनको रोक टोक करने का नहीं है बल्कि उनको सही रूप से देखभाल करने का है। अगर मान लीजिए काम में कोई रुकावट आ रही है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसको वो दूर करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम भी निरीक्षक का ही होता है। 11वां पॉइंट है निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन है, अगर निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र बनकर उनको दार्शनिक देगा, मार्गदर्शन सही मार्ग दिखाएगा, दोस्त बनकर, तो कर्मचारी भी प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे काम करके रखेंगे। ये थे हमारे निरीक्षक के कार्य, 11 कार्य जो हमने भी पढ़े हैं, ये सब निरीक्षक के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। अब है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी हमारे ही अंदर ऐसा काम है जो हमें प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता के बीच में अंतर होता है, एक तो इच्छा होनी चाहिए काम करने की, अब इच्छा है मगर काम करने की क्षमता ही नहीं है, इन दोनों में तो अंतर ही होगा, और क्षमता है लेकिन मन ही नहीं है काम करने का, तो इन दोनों के बीच अंतर होता है। कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा हो लेकिन कार्य करने की क्षमता ही न, तो संचालन के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। काम करने का मन, मान लीजिए कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, उसमें क्षमता तो है, वो कर तो सकता है लेकिन मन ही नहीं है, कैसे करेगा, तो नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, इकाई को जो भी उसका उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सभी साधनों में मानव ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादन वृद्धि संभव करता है, मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, यानी मनुष्य के द्वारा ही इकाई के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। मानव एक जीवंत साधन है, जीवंत यानी जिसमें काम करने की क्षमता होती है, काम कर सकता है, इसीलिए मानव को एक जीवंत साधन बोला है, यानी ऐसा साधन जो कभी भी और कितना भी काम कर सकता है।
उसमें विशेष शक्तियाँ और कार्य सूझ भी होता है, यानी विशेषता भी होती है, शक्तियाँ भी होती हैं और काम करने की सूझबूझ भी होती है, जिससे कार्य प्रेरणा देना आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा एक विस्तृत विचार है। जहाँ मानव काम करते हैं वहीं अभिप्रेरणा का कार्य आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा के प्रेक्षों में मौद्रिक अमौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधा, संतुष्ट ना हुई आवश्यकताओं को समावेश भी होता है। अभिप्रेरणा के अंदर क्या क्या होता है? मौद्रिक अमौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधा, संतुष्ट, ये सब गुण इसमें होते हैं। अब है अर्थ। सामान्य अर्थ में कर्मचारियों में अधिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उसमें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि करवाना अर्थात अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है कि जो मनुष्य काम करता है उसको अधिक काम करने की जागृति किस प्रकार से लानी जाए, प्रेरणा देनी चाहिए और उसे महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि करवाना, यानी अच्छा काम करके उसको संतुष्टि प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। जूसियस के अनुसार इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी इच्छित कार्य, अपनी मन से जो काम करते हैं ना, तो हम ज़्यादा भी कर लेते हैं और अच्छा भी करते हैं। अब उससे क्या होता है, जब हमारी इच्छा से हम काम करें तो खुद हो चाहे दूसरों को, हम क्या करेंगे? अच्छी प्रेरणाएं देंगे कि तुम भी इस प्रकार से काम करो, ये अच्छा काम है। तो उससे क्या होती है, वो दूसरे की प्रेरणा में भी प्रक्रिया भी करते हैं और वो ही अभिप्रेरणा कहलाती है। ये कौन कह रहा है? जूसियस कह रहे हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं। मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर ले जाती है। यानी व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है? काम करने का जो लक्ष्य होता है वो अभिप्रेरणा के माध्यम से ले जाती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा ये कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त, यानी जितनी अपेक्षा हो उतना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अब है लक्षण। आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल या शक्ति है जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। मनुष्य के अंदर एक ऐसा बल है, ऐसा कार्य करने की शक्ति है जो वो खुद ही कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? मनुष्य के अंदर, खुद के अंदर ही वह सोच होती है। आवश्यकता ऐसी भावना है जिसके द्वारा मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, उसे पूरा करने के लिए उसे प्रेरणा मिले तो मानव निश्चित प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य क्या करता है? ये हमारा ऊपर का पॉइंट छूट गया। मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर ले जाती है। यानी मन एक हमारा ऐसा है, हमारे मन की स्थिति कि व्यक्ति जो भी है कर्मचारी, वो अपने लक्ष्यों तक अपने आप ही आगे पहुंचने के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और उसके द्वारा ये क्या होता है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ऐसी उनमें प्रेरणा होती है। ये था हमारा दोनों अर्थशास्त्रियों के अनुसार कही गई बातें। अब है लक्षण। लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण में पहला लक्षण हमारा है आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा ऐसा बल या शक्ति है जो मनुष्य के अंदर होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? मनुष्य के अंदर ही शक्ति भी है और काम करने का उनमें बल भी, साहस भी होता है। आवश्यकता ऐसी भावना जिसके द्वारा मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, उसे पूरा करने के लिए उसे प्रेरणा मिले तो मानव निश्चित प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं काफ़ी सारी होती है। अब उसके जीवन में कुछ कमी न रह जाए, इसके लिए उसे क्या करना है? उसे पूरा करना है। उसके लिए प्रेरणा मिलती रहे तो वह निश्चित प्रवृत्ति से आगे की ओर बढ़ेगा और अपने संपूर्ण कार्य के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विचार। अभिप्रेरणा का विचार मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। सभी व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती, व्यक्ति अलग होते हैं। माइंड देखने में तो एक से ही होते हैं सबके, लेकिन सोचने समझने की शक्तियाँ सबके पास अलग अलग होती है। इसीलिए
प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता भी अलग होती है। अब सबका माइंड अलग है, सबकी सोचने की शक्ति अलग है, तो जो उनके पास आवश्यकता है, उन सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी अलग अलग ही होती है। तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को क्या किया जाता है कि किसी भी प्रकार से, यानी मेहनत, वो मेहनत कर ही सकते हैं, तो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अभिप्रेरणा से उनके नैतिक उत्साह में वृद्धि होती है, यानी उन्हें उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि वो अधिक काम कर सकें और उनके उत्साह में वृद्धि होती है। उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। उत्साह जब बढ़ता है लोगों का, तो काम करने की इच्छा भी बढ़ती है और उससे क्या होता है, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, जिससे इकाई की लाभप्रदता में वृद्धि होती है। जब उत्पादन बढ़ता है तो जो इकाई को लाभ होने वाला है वो भी अधिक होता है, उनमें भी बढ़ोतरी होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सतत प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद लगातार वो चलती रहती है। जब वो शुरू होती है तो फिर वो रुकती नहीं है, वो चलती ही रहती है। कर्मचारियों को काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। अब वो कैसे चलेगी, जो कर्मचारी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रक्रिया, उनको भी प्रोत्साहित करना पड़ता है। वो प्रोत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वो काम भी अच्छा करते हैं। उनको मार्गदर्शन, दिशा निर्देश भी देना पड़ता है, उनको बार बार में समझाना भी होता है और उनको दिशा भी बताई जाती है और उनको राह भी, और जो उनके बीच में कोई रुकावट आती है तो उन्हें भी उन रुकावटों को दूर भी किया जा सकता है। एक बार कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के बाद अभिप्रेरणा बंद नहीं कर सकते हैं। अब जब व्यक्ति प्रोत्साहित हो गया, उत्साह से काम करा, तो वो अपने आप ही मन से अच्छा काम करके देता है। यह इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती रहने वाली प्रक्रिया होती है, यानी बार बार बीच बीच में व्यक्तियों को फिर भी मार्गदर्शन, अगर उन्हें कोई रुकावट आती है तो उन रुकावटों को, अवरोधों को दूर भी उनकी करके उनका मार्गदर्शन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है स्थानांतरण दर में कमी। अभिप्रेरणा के कारण कर्मचारियों के आंतरिक संतोष में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की कार्य करने की प्रेरणा में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को कार्य के अनुसार प्रतिफल, आत्मसंतोष, सम्मान मिलने से नौकरी में लगे रहने की प्रेरणा भी होती है, जिससे श्रमिक स्थानांतरण की दर में कमी होती है। अगर व्यक्ति को जहाँ वो रह रहा है वहीं उसे आत्मसंतोष हो जाता है, काम उसे सही मिलता है, रोजगार सही मिलता है, इनकम सही मिलती है, तो उसे दूसरी जगह जाने में भी मन नहीं होता। उसे लगता है कि चलो स्थानांतरण क्यों जाए जब हमारा काम यहीं पे हो रहा है, और उसका मन भी लगता है क्योंकि उसे बार बार में प्रोत्साहित किया जाता है। उत्साहित होकर वो व्यक्ति जब काम करता है तो श्रमिकों का स्थानांतरण दर में भी कमी हो जाती है और ना ही कंपनी उन्हें स्थानांतरण करने देती है। 6 पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी को कार्यक्षम रूप से कार्य करने की प्रेरणा होती है, इसीलिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक इकाई के उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति अगर कार्य अच्छा करता है तो उसे कंपनियां क्यों निकालेगी। व्यवसाय को तो उद्देश्य चाहिए कि वो जो भी उनका उद्देश्य था लाभ कमाने का, वो कर्मचारियों के माध्यम से उनको सही समय पे और अच्छा प्राप्त होता रहता है। 7 पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। अभिप्रेरणा का विचार विस्तृत और समृद्ध होता है, यानी काफ़ी बड़ा भी होता है और अच्छा भी होता है। आवश्यक लक्ष्य प्राप्त, आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, उद्देश्य, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि शब्दों का समावेश प्रेरणा अभिप्रेरणा में होता है। विस्तृत क्षेत्र है तो काम करने का तरीका भी, यानी उत्पादकता भी अधिक ही चाहिए, तो इसमें क्या किया जाता है, लोगों का उत्साह भी बढ़ाया जाता है, कभी कभी प्रलोभन देकर के भी उनसे अच्छा काम करवाया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें समावेश होती हैं। 8वां पॉइंट है परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप। आधुनिक समय में उद्योगों और व्यवस्था तंत्र में तीव्रता से परिवर्तन आए, यानी बहुत जल्दी से और तेज़ी से परिवर्तन आने लग गए। ऐसे परिवर्तन उत्पादन, टेक्नोलॉजी, कच्चे माल, सामग्री, अन्य प्रवृत्तियों में लगातार होते रहते हैं। और जो परिवर्तन आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं कि उत्पादन में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके कारण आ रहे हैं, कच्चे माल में आ रहे हैं और नए प्रवृत्तियों में, जिसके कारण लगातार
वृद्धि हो रही है। ऐसे परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कर्मचारी शीघ्रता से तैयार ही नहीं होते, क्योंकि जो उनका रूटीन जो चला आ रहा है उसके अनुसार काम करे। अचानक नई टेक्नोलॉजी आती है जिन्हें उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं होता, तो वो उसमें शीघ्रता से तैयार नहीं होते, उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती। परंतु अभिप्रेरणा के कारण उनको उचित समय पर उचित समझ देकर ऐसे परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार कराया जाता है। जब वो कर्मचारी मानते नहीं हैं, श्रमिक मानते नहीं हैं, तो उन्हें उनके बारे में, नई टेक्नोलॉजी, नए उत्पादन के बारे में कि किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी की सही समय पर सरलता से उन्हें समझा दिया जाता है उनको, ताकि वो तैयार हो जाए। और उससे क्या होगा, वो स्वीकार लेते हैं और इकाई अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है। 9 पॉइंट है सहयोग प्राप्त करने का साधन। कर्मचारी की अभिप्रेरणा देने से उन्हें कार्य संतोष की प्राप्ति भी होती है। परिणाम स्वरूप वे उच्च अधिकारियों को संपूर्ण सहायक देते हैं। और 10 पॉइंट हमारा है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने से कार्य संतोष। जब कर्मचारियों को अभिप्रेरणा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, समझाया जाता है, तो उन्हें कार्य संतोष, यानी जो वो काम करते हैं उनमें उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। उन्हें लगता है कि हम आसानी से हाँ कर सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अधिकारियों को, और उच्च अधिकारी उनके साथ संपूर्ण सहयोग भी करते हैं, और वो भी अपने कर्मचारियों को सहयोग करते हैं। 10वां पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देती है। कर्मचारी की समस्या का जब समाधान किया जाता है, तब कर्मचारी व्यवस्था और संस्था के प्रति सम्मान की भावना का अनुभव होता है। कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारियों को कई समस्याएं हो जाती है, तो उनका जो समस्या है उनका समाधान जब कंपनी के द्वारा किया जाता है, यानी कर्मचारी की प्रोत्साहन देकर, तो व्यवस्था और संस्था के प्रति, तो वो सम्मान रूप से उनकी भावनाओं को अनुभव किया जाता है और उनकी समस्याओं को दूर भी कर देते हैं। वह स्वयं संस्था का ही एक भाग होता है, ऐसा समझकर कार्य करता है कि जो भी काम करेंगे वो अपनी संस्था के लिए ही करेंगे। ऐसी कार्यशैली से कर्मचारी इकाई का विकास संभव होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। और ये इस प्रकार की जो अच्छी सोच होती है, इसका परिणाम भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। इकाई में जो कर्मचारी काम करते हैं, वो अच्छा काम करके कि ये काम अपना ही समझकर काम करते हैं, तो वो काम के प्रति जिम्मेदारी से और लग जाते हैं। और लास्ट और 11वां पॉइंट है संचालन का एक कार्य। अभिप्रेरणा संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य का अंग माना जाता है। संचालकों को भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि जीवंत कर्मचारियों से कार्य करवाना होता है। इसीलिए उन्हें अभिप्रेरणा देना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी काम कोई करवाया जाता है इकाई में, तो किससे करवाया जाता है, कर्मचारियों से। कर्मचारी जो मानव है, अगर उन्हें सही से और अभिप्रेरणा देकर काम करवाया जाता है, तो वो भी अच्छे से काम करते हैं। उन्हें ये समझ ले कि काम है, ये तो इंसानी साधन है, तो वो काम सुचारू रूप से नहीं होगा। और अगर जीवन कर्मचारी मान लिए, तो वो भी अपना कार्य महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। और आज हमने पढ़े निरीक्षक क्या है और निरीक्षक के कार्य पढ़े, जो 11 पॉइंट थे। उसके बाद हमने अभिप्रेरणा पढ़ी, अभिप्रेरणा क्या होती है, उसके लक्षण, और उसके लक्षण जो 11 थे वो हमने पढ़े। और आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का लेक्चर हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।